भुवाली की एक छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना आंखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ। और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझाड़ देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाहों पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती हैं। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल घुल सी जाती है और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने के डर में चूक जाती हैं। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरे ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटके रहते हैं। कोई इन्हें भरे भूरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी शैया के पास घिर घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आंखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ। अपने इस छूटते तन को देखता हूँ और देखकर रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया। सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ। मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ हैं? कहाँ है वह सुगंध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ है वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था, मेरे पास सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चूम कर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई। आंखें बंद किए किए ही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती और गृहस्थी पर सुबह हो जाती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। धुले ताजे कपड़ों में लिपटकर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठकर रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती उन उंगलियों को देखता। क्या मेरे बालों को सहला सहला कर सेहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? आंचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षण भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है यह उसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है? एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती और एक रात भुवाली के इस क्षयग्रस्त अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियां देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर जब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने पर हाड़ मांस कांट का हो जाता है। मिट्टी नहीं कहता हूँ, मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते थे वो दिन। तन मन को सहलाते बहलाते उस एक रात को मैं आज के इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधखुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती हैं और बाह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं। जैसे कहती हूँ, तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तक को अधरों से छूकर या सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में जी भर जाता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठ कर आता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। बीते वर्षों एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आँखों सी आँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी, नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते ना जाने क्यों बुआ का स्वर जरा अटक गया था। सांस लेकर कहा, मन्नों से मिलो,
रवि 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। बुआ के मुख से ये फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। सांस भरकर बुआ का वह 2 दिन कहना किसी कड़ेपन को झेलने सा लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सी हंस दी। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने आप को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी ने गहरे उलाहने की सजा अपने को दे डाली। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर खड़े आंचल को खींच स्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट गए। मन्नो जीजी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी। खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन बंधा और खिंचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भूला नहीं हूँ। हाथों से बच्चों को छुड़ाती ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नो, कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझा उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की घुड़की आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक ओर हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेप कर नीचे लटक गए और मन्नो की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें न उठी न गिरी, बस एकटक बुआ की ओर देखती रह गईं। बुआ इस संकोच से उभरी तो मन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ, क्या बात है? बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है रवि। 2 बरस सैनिटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वही कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी ऊब जाता है तो 2-4 दिन को शहर चली जाती है। नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। मैं बुआ की इस सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ। बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ। पल भर तो रुक जाते। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हूँ तुम ये सब नहीं समझोगे, और अंदर चली गईं। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा खड़ा इस बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में, पर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा उलझा सा मैं बाहर निकला और उतरकर झील के किनारे किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ इस ओर छां थी। उछल उछल कर आती पानी की लहरें कभी धूप से रुपहली हो जाती थी। देवी के मंदिर आगे पहुंचा तो रुका, जंगले पर हाथ टिकाए। झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार तल्ली ताल की ओर जा रहे हैं। पीछे की किश्ती में अपने तन मन से बेखबर एक प्रौढ़ा बैठा ऊँघ रहा है। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियां और फिर 2-4 पाली वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी में किसी नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ की घरवाली मन्नो। 2-4 बार मन ही मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो मन्नो मन्नो। लगता है कि मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नो बही चली जा रही है। खिंचे घुंघराले बाल, अनझपी पलकें, पर बुआ कहती थी बीमार है, मन्नो बीमार है, जिसे कोई छू नहीं सकता। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चोटी अपनी पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थाम रखा है, और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े होकर सोचता हूँ कि सब कुछ रोज जैसा है। केवल मन से उभर उभर आती वो 2 नई आंखें हैं, और उन 2 आंखों के पीछे की बीमारी, जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुँचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहता हूँ। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियाँ सुंदर लगती हैं। कैबिनेट पर बड़ी कीमती फ्रेम में लगे सपरिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा को देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है, जिससे बंधी बंधी वो दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती हैं। पर नहीं, बुआ के ही घर में होकर यह सोचना मन के शील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ।
सिगरेट जलाकर झील के दक्षिण के किनारे पर खुली खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आएंगी और मन्नो भी। तो देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता गया। बुआ लौटी नहीं। घड़ी की टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। खाना लगेगा साहब, बुआ कब तक लौटेगी? खाने को तो मना कर गई हैं। कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आंखों में पड़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ। और जो मेहमान है, नौकर तत्परता से झुककर बोलता है, आपके साथ नहीं साहिब, वह अलग से ऊपर खाएंगी। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ के खाने के डर से छुटकारा पाने पर, या शायद साथ ना खाने सकने की विवशता पर। उस खाने पर मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोच रहा था आज तो याद नहीं। बस इतना सा याद है, कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहब। धीमी मगर सधी आवाज़। 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए, मैं उठा नहीं। दोबारा कॉफ़ी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूँ तो उसके लिए ऐसा सा क्यों हुआ जा रहा है? घंटे भर बाद में किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था। हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पांव रखा। हाथ में कश्मीरी शॉल लिए मन्नो सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठता सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा। बात करने को कुछ भी नहीं पाकर बोला, आप लंच तो? जी मैं कर चुकी हूँ। और भरपूर मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ, बुआ तो कहीं बाहर गई हैं। सिर हिलाकर मन्नो शॉल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते हुए कहती है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी। बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगी? वह कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूंगी यहाँ रहकर? भुआली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर मन को भाता नहीं। वह छोटी सी खिलखिलाहट, वो कड़वाहट से परे का व्यंग। आज इतने वर्षों बाद भी मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द है, वही हंसी और वही पीली सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नो का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम मांगा। साइस ने घोड़े को थपथपाया। हुजूर चढ़ेंगी? उड़ती उड़ती नज़र उन आँखों की बाह पर लटके कोट पर अटकी। पैदल जाऊंगी, घोड़ा आगे आगे लिए चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़कर जाने के लिए अनुरोध करूं, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने से पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को संभालकर नीचे उतरी। टैक्सी खड़ी थी, सामान लदा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भाप कर कहा, कुछ और देर है साहब। मन्नो ने इस बार कहीं देखा नहीं, कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहब। घुंघराली चाह ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अधकुले कांच में से अंदर झांका। मुंह पर थकान के चिन्ह थे। बाहों में मछली नुमा कंगन थे। आंखों में क्या था मैं यह पढ़ नहीं पाया। वही पीली पतझड़ी दृष्टि उन आंखों पर जमी थी
जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई, मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए ना हाथ उठे ना अधर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा। नहीं नहीं, कुछ और नहीं। वे पल अपनी कल्पना से आज भी लौटता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा हूँ। अपने को समझाने बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन पर से नहीं उतरती। रुक रुक कर, थक थक कर, जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था। उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। घर पहुंचा, बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया तो उस मन्नों के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था वो सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देखकर और पास होकर फीके गले से कहा, रवि, मुंह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहाँ, जल्दी लौटोगे ना? चाय लगने को ही है। चुपचाप बाथरूम में पहुंच गया। सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले गिलास में ढककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की घुटी घुटी जकड़ से इसे बाहर आ गया हूँ। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याला आगे कर दिया। बुआ, बुआ ने जैसे सुना नहीं। बुआ, बुआ। पल भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा लगा कि किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूँ। बुआ ने विवश होकर आंखें ऊपर उठाईं। समझ गया कि बुआ चाहती हैं कुछ कहूँ नहीं, पर मैं रुका नहीं। बुआ 2 दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाने लगी। कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। कहती थी, बुआ से कहना कि मैं एक ही दिन को आई थी। इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकी। गहरा लंबा श्वास लेकर आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि? और चाय का प्याला वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चली गईं। उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा 2 दिन बाद आने का तार आ चुका है। चाहा कि एक बार बुआ के कमरे तक हो आऊं, पर संकोचवश पांव नहीं उठे। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नों का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था। न पर्दे, न फर्नीचर, न मन्नो। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देखकर मन में आया, आज वो यहाँ रहती तो रात गए इसके पास यहीं बैठी रहती और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता और उसके। ये सब क्या मैं सोच रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ? किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े भुआली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा जहां अब तक मन्नो पहुंच गई होगी। रवि, मैं चौंका नहीं, ये बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आकर बैठी, हौले हौले से सिर सहलाती रही। बुआ। बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर कुछ झुककर मेरे माथे पर आ गया। रुंधे स्वर से कहा, रवि, तुम्हें नहीं उस लड़की को दुलराती हूँ। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुँचता। मैं बुआ का नहीं, मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ। बुआ देर तक कुछ नहीं बोलती, फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर कहा, रवि, उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर कहता हूँ, बुआ, मुझे ही कौन रहना है? आज वर्षों बाद भुआली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात मैं अपने लिए यह क्यों कह गया था, क्यों कह गया था वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे इस तन मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींचकर उठी, रोशनी की और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा, पागल हो गए हो रवि? उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई और राह नहीं रह गई। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि, तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए हो। मैं वर्षों से उसे देखती आई हूँ और आज पत्थर सी निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूँ, ये नहीं कहूँगी। अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसे रखा जा सकता है, पर जो कुछ जितना भी था वह प्यार, वो देखभाल सब व्यर्थ हो गए।
कभी छुट्टी के दिन उसका बोर्डिंग से आने की राह तकती थी। अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डर कर बच्चों को लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल कठिन हो गए। रवि, जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल गया। तुम्हारा ऐसा जीवन मुझ में नहीं कि कहूँ डरती हूँ। बुआ ने यह कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रही और फिर जाने को उठी और जाते जाते रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी। रवि, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राह रुकी हो उसके लिए भटकते नहीं हैं। पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अगली सुबह चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दूं। घोड़ा दौड़ाता लड़िया काटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुंह करते करते ना जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे यहाँ नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा रहा, सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुआली जाना था। बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही भुआली है। बस में सोचता आया था कि वहाँ घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह कर आती थी। छांव ऊपर उठती थी, धूप नीचे उतरती है और भुआली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लगाया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पाइंस की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगल से नीचे देखा, अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीखे इस खेत के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भुआली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार यहाँ आया, लौट लौट कर आया, पर उस आने जैसा आया तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं। ना यह सोचता हूँ कि मन्नों के पास जा रहा हूँ, ना यह सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइंस। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पर हौले हौले पाँव रखता हूँ कि कम आवाज हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है। जान लेता हूँ कि यही पुराना नौकर है। घर में है? बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नो अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थक कर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ। जब ये सोचूंगा कि वह देर से आएगी तो वो जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है, अपने को रोक लेता हूँ और मुड़कर देखता नहीं। बाबा, पुकार का स्वर लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, बढ़कर मन्नो की ओर देखा। आंखों में ना आश्चर्य था, ना उत्कंठा थी, ना उदासीनता। बस मन्नो की ही आंखों की तरह वो दो आंखें मेरी ओर देखती चली गईं। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़ के स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे की ओर बढ़ा दिया। मन्नो सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ, बाबा मेरा जी अच्छा नहीं है। सुख तो है बिटिया? चिंता का स्वर सुनकर बिटिया जरा हंसी दी, फिर रुककर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दें। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नो ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बनाया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं है? मन्नो ने पल भर को थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी शाल लिए आई और कंधों को उड़ाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, बिटिया खाली क्यों घबराने लगी? अभी सब कुछ ठीक हुआ जाता है। इनके लिए चाय भेजूं? मन्नो एकदम कुछ कह नहीं पाती, फिर कुछ सोचकर बोली, अम्मा पूछ कर देखो पिएंगे तो नहीं?
मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं। व्यस्त होकर, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पीना है। मन्नू ने ना जैसे सुना ना मुझे देखा। फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी हैं, अभी चाचा लौटे तो ना होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई, मन्नू की चाची के यहाँ से आया हूँ। बोली, बेटा आने की खबर तो देते तो मन्नू के लिए कुछ मंगवा लेती। अम्मा अंदर जाके देखो ना, मैं थकी हूँ, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा। कुछ फल ही लिए आता। मन्नू कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीमे से ऐसी बोली मानो मुझे नहीं अपने आप को कहती है, यहाँ ना कुछ लाना ही ठीक है और ना ही यहाँ से कुछ ले जाना ठीक है। मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। मन्नू अंदर चली गई तो आप ही आप मैं भी साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुर्सी खींचकर बाहर हो गई। मन्नू मन्नू बोली नहीं। दुबली सी बाह तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नू सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाह को छू नहीं सका था, क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका था। उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ कर उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकने वाले मन में? यही वह रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मोह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था, और जब जल्दी जल्दी जलकर डाक बंगले पर पहुंच गया तो लगा मुक्त हो गया हूँ। छड़ छड़ जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूँ। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली। चाहता हूँ आज एक बार मन्नो देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया। बार बार नींद में लगता कि भुआली में हूँ, भुआली में सोया हूँ, वही पाइंस की बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा। मन्नो के पलंग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नो अपनी उन्हीं दोनों आंखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ और वो थोड़ा हंसकर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं, इसे कंबल के नीचे कर दो, अब इसे कौन छुएगा। मन्नो मन्नो कुछ कहती नहीं, हंस भर देती है। रात भर इन दुस्वप्नों में भटकने के बाद जगा तो बुआ दीख पड़ी। कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि। दोस्तों, ये था कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे का पहला भाग। अगले भाग में जानिए कि आखिर मन्नो और रवि को ऐसी कौन सी बीमारी थी कि अपनों ने दोनों का साथ छोड़ दिया था। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।